हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा नवा चैप्टर चलेगा आज और इसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे बच्चों। तो देखिए, सौर विकिरण का मतलब होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है वो सौर विकिरण कहलाती है। ऊष्मा संतुलन का मतलब होता है कि जितनी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है उतनी ही अंतरिक्ष में वापस भेज देती है, तो एक बजट बनता है जो ऊष्मा संतुलन कहलाता है। इसके अलावा तापमान के प्रत्येक क्षेत्र में तापमान समान क्यों नहीं होता, इसके क्या कारण है, बहुत सारी चीज़ें और इसी 9वें अध्याय में हम आज बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं हम, क्या आप अपने चारों ओर तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे का मतलब होता है बहुत बड़ा समूह पायल के तल में रहते हैं। हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब वह गतिमान होती है, यानी वायु जब है गति होती है उसमें तभी हमें महसूस होती है, हमें स्पर्श करती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही क्या है, पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई होती है। वायु का यह आवरण ही हमारा वायुमंडल कहलाता है, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ये गैसें होती हैं, इन्हीं के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु कहलाती है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण जो भाग है वो सूर्य से प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी को जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस क्या करती है, विकृत कर देती है, वापस भेज देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना अधिक ठंडी। अतः हम ये पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में, पृथ्वी के जो समस्त अलग अलग भाग हैं उन भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती, यानी पृथ्वी के समस्त भाग पर तापमान समान नहीं होता। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। जब तापमान में भिन्नता होती है तो स्वाभाविक है कि वायुदाब में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है। एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जो पवनें हैं वो वायुदाब की भिन्नता के कारण या तापमान की भिन्नता के कारण चलती हैं और ये स्थानांतरण करती रहती है तापमान को। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। अब आता है बच्चों सौर विकिरण। देखिए, सौर विकिरण क्या होता है कि जो पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी का जो धरातल है उस पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो अधिकतम अंश है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। यानी लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में हमारी पृथ्वी तक आता है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में हम सूर्य तप, इंसोलेशन इंग्लिश में कहते हैं। पृथ्वी भूआव यानी जियोइड प्रकार की है, यानी कहने का मतलब ये ध्रुवों से पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा से उभार है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो सौर ऊर्जा के तिरछी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। ये हमारी पृथ्वी की ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता है कि 1 मिनट में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर भाग पर प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, यानी हर साल वायुमंडल की ऊपरी सतह में प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसमें चेंजेज होते रहते हैं। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण
होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान जो पृथ्वी है, अंडाकार रूप में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर यानी सबसे अधिक दूरी पर होती है, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर एफेलियन बोलते हैं, कहा जाता है। तथा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, अर्थात इसकी दूरी जो है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर हेलन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे कि स्थल और समुद्र का वितरण, कि हमारे पृथ्वी पर कितने भाग पर स्थल कितने भाग पर समुद्र पाया जाता है, उसका वितरण भी प्रभावित करता है। इसके अलावा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। इसके बाद देखिए बच्चों, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता, सूर्यातप जो है उसमें भिन्नता पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार पाई जाती है? तो देखिए, सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य से जो प्राप्त ताप है उसमें जो परिवर्तन होता रहता है हर साल, हर दिन, हर मौसम में। सूर्यातप में होने वाली भिन्नता के कारक निम्न है। सबसे पहले पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे सूर्यताप की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सूर्य की किरणों का नतिकोण, इन कहने का मतलब सूर्य की किरणें जिस तरीके से अक्षांशों के आधार पर पड़ती हैं तो उससे सूर्यताप की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में तीसरा है दिन की अवधि, दिन अधिक होगा, दिन बड़ा होगा तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा, दिन छोटे होंगे तो सूर्यताप कम प्राप्त होगा। इसके बाद में वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल पारदर्शी होगा तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। अगर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें और ज़्यादा सघन घनत्व होगा तो वायुमंडल जो है उस सूर्यताप को अवशोषित कर लेता है। एक है स्थल विन्यास, स्थल की बनावट, धरातल की बनावट भी सूर्यताप प्राप्ति को प्रभावित करती है। परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से, जो परिक्रमा की समतल कक्षा है उससे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा करती है तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। कहने का मतलब निम्नलिखित सारणी में उत्तरी गोलार्ध में दिए गए अयनांतों पर विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देखा गया है। तो हम देख सकते हैं 22 दिसंबर हमारे यहाँ सूर्य सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है हमारे भारत में। तो इनके अक्षांशों के आधार पर इनको बताया गया है कि किस तरीके से ये अक्षांशों के आधार पर 0 डिग्री पे दिन की अवधि और रात की अवधि दोनों डेटों में 22 दिसंबर और 21 जून को 20 डिग्री पर किस तरीके से 40 पे और 60 पे और 90 पे जा कर के दोनों डेटों में क्या है, एक पे 6 महीने का दिन और रात होती है और एक एक ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, दूसरे ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इस तरीके से सारणी में बताया गया है। आगे हम देख सकते हैं, देखिए बच्चों सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो किरणों का नतिकोण है, किरणों का झुकाव। यह किसी भी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा यानी ध्रुवों की ओर होगा, किरणों का कोण उतना ही कम होगा, किरणों का जो नतिकोण है वो उतना ही कम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। ये चित्र हमारा दिया गया है, चित्र में हम देख सकते हैं किस तरीके से ये सौर किरणें आ रही हैं। जो इसके सबसे नज़दीक जो भाग पड़ता है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। तो किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण क्या है, ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो वायुमंडल पर अधिक भाग पर गुजरती हैं। इससे क्या होता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। अवशोषण का मतलब होता है वायुमंडल क्या है, कुछ ताप को अवशोषित करता है वायुमंडल की जो गैसें हैं। इसके अलावा प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना और विसरण का मतलब होता है विस्तारित होना। तो ये
क्या करते हैं, ऊर्जा को अधिक ह्रास करते हैं, यानी ऊर्जा की खपत होती है ज़्यादा इसमें। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, देखिए सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। जो सूर्य का ताप है उसका वायुमंडल से होकर गुजरना और उससे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। देखिए, लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर के क्या करती हैं, गुजरती हैं, और गुजरने के कारण क्षोभमंडल जो है हमारा वायुमंडल की सबसे निचली परत, क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं। ये क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण यानी धूल के कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर ये विकीर्ण कर देते हैं, और यही प्रक्रिया है कि आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य जो है हमें लाल दिखता है तथा आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, या सूर्य जो धूल के कणों के कारण होता है। ऐसा वायुमंडल प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है, क्योंकि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसका प्रभाव धूल कणों पर पड़ता है और धूल कणों से प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन होने से ही हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। दूसरा कारण है कि सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, कि देखिए पृथ्वी की सतह पर अलग अलग सूर्यताप प्राप्त होता है। उसके कारण क्या है, देखिए कुछ इसमें दिया हुआ है कि देखिए धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंध यानी भूमध्य रेखा के आसपास ये 320 वाट प्रति वर्ग मीटर है, और ध्रुवों पर ये 70 वाट प्रति वर्ग मीटर पाया जाता है ये ताप। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। मेघाच्छादन का मतलब होता है बादल यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, क्योंकि महाद्वीपीय भाग ठोस भाग होते हैं और महासागरीय भाग जो क्या है, जल होता है, तो जल में अंदर तक किरणें प्रवेश करती हैं, तो उनको सूर्यताप कम प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, वायुमंडल का गर्म होना और शीतल होना, ये कल पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।